कर कमलों से असंख्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो अब कुछ ही समय में संपन्न होगा, वो आने वाले समय में निश्चय ही हरियाणा की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। कोविड महामारी के भीषण और अप्रत्याशित प्रकोप के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने अत्यंत धैर्य, साहस, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता से प्रदेश की विकास यात्रा को निरंतर जारी रखा। मैं सभी म्यूट तो नहीं है, इधर से म्यूट तो नहीं है, स्पीकर साहब उधर स्पीकर साहब लगे हुए हैं। तो 11:30 फिर उधर जरा उनको आवाज जा रही है। कृष्ण पवार जी आवाज आ रही है ना? यहाँ से जरा हाथ खड़ा कर दे, आवाज आ रही हो तो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, जिलाधीशों से आग्रह और अपेक्षा करूंगा कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर इन विकास परियोजनाओं को मॉनिटर करेंगे ताकि इनका लाभ वर्षों से हाशिए पे रहने वाले नागरिकों को पहुंच सके। सबका साथ, सबका विकास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय का सपना है। सीएम साहब ने अपने पूर्ण कार्यकाल में हमेशा ये कहा है कि हरियाणा के विकास में कोई भी क्षेत्रीय असंतुलन या अपवाद नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमेशा सारी जातियों और वर्गों का बिना किसी भेदभाव के सर्वांगीण विकास चाहा है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को समस्त अधिकारियों की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम सब इस चुनौती भरे समय में उनके ओजस्वी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन में पूरी निष्ठा और संकल्प से हरियाणा की विकास में अपनी ईमानदारी से अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। अब आज की जो विकास परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को समर्पित करेंगे, उसके बारे में एक फिल्म के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हर पल विकास को जहां मिलती है रफ्तार, हर निर्णय में अंत्योदय है जहां आधार। हरियाणा सरकार का हर कदम तत्परता से उठ रहा है, इस सोच के साथ कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे। विकास की इस यात्रा में हो रहा है हरियाणा के विभिन्न जिलों में लगभग 1170 करोड़ रुपए की 98 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नागरिकों को दूर न जाना पड़े, इसलिए भिवानी और चरखी दादरी में दो स्वास्थ्य केंद्र नागरिकों की सेवा में समर्पित किए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ITI की नई इमारत के उद्घाटन के साथ ही सिरकुना में ITI की शुरुआत और ऑब्जर्वेशन होम तथा प्लेस ऑफ सेफ्टी की इमारत का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। शिक्षा जीवन की वो नींव है जिस पर भविष्य का निर्माण होता है। इसी भावना के साथ फतेहाबाद में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अलावा सामुदायिक भवन का उद्घाटन, जींद में भी स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। इसके अलावा 33 केवी सब स्टेशन, ITI, बॉयज हॉस्टल और स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला। हिसार में 2 स्वास्थ्य केंद्र, 2 लेन ROB और बालसमंद में नए बस स्टैंड से निवासियों को सुविधाओं का उपहार। स्वास्थ्य सेवाओं का और विस्तार करते हुए कैथल में 50 बिस्तर वाला अस्पताल तथा 2 33 केवी के सब स्टेशन का उद्घाटन। हर घर रोशन, हर घर बिजली, तभी तो कुरुक्षेत्र में भी आज हो रहा है 2 33 केवी के सब स्टेशन का उद्घाटन। खेत को जब जल मिले तो किसान का चेहरा खिले, इसी के आधार में है
करनाल में नहर का पुनः निर्माण। इसके अलावा 2 जेटिंग मशीन जन सेवा के लिए सौंपी जाएंगी और एक 33 kV सब स्टेशन का उद्घाटन और 2 33 kV सब स्टेशन के निर्माण की आधारशिला। पलवल में भी 4 स्वास्थ्य केंद्र और एक स्टेडियम के निर्माण की आधारशिला आज रखी जा रही है। पानीपत में नए मीडिया केंद्र का आज उद्घाटन और साथ ही कुराना में बनकर तैयार हुआ 33 kV सब स्टेशन। पंचकुला में सिविल अस्पताल में नई इमारतों के निर्माण और सड़क की नींव और कल्याण भवन का उद्घाटन। स्वच्छ जल जीवन की पहली जरूरत है, इसीलिए हर घर जल पहुंचाने के संकल्प को और दृढ़ता प्रदान करते हुए नई जल परियोजनाओं के अलावा एक सड़क परियोजना की नींव और 3 33 kV सब स्टेशन का उद्घाटन। यमुनानगर में जिला परिषद की इमारत, स्वास्थ्य केंद्र तथा विद्यालय में लैब और नए कक्षों का निर्माण। वहीं रोहतक में नए बीआर ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही कलानौर में ब्लॉक कार्यालय की इमारत की आधारशिला आज रखी जा रही है। सोनीपत में 3 स्वास्थ्य केंद्र, ऑक्सीजन प्लांट, फायर स्टेशन की इमारत और भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय में खेल परिसर और विद्यार्थी गतिविधि केंद्र की इमारत का शुभारंभ आज होने जा रहा है। विकास की कई परियोजनाएं हरियाणा को दिनों दिन उन्नति के शिखर पर आगे ले जा रही हैं, क्योंकि यहाँ है दूरदर्शी सोच, पारदर्शिता और जन सेवा का संकल्प। विकास की रोशनी में चमके दमके हरियाणा, सुविधाओं की हो भरमार। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कर रहे हैं लगभग 1170 करोड़ की 98 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण अपने कर कमलों से करें। एक योजना बताते जाओगे ना, बात करेंगे ना, क्रम से है ना। सर, मलेरिया कार्यालय सेंटर है सेक्टर 6 पंचकुला में। हो गया ये, आगे अगला क्या है? जगाधरी बिलासपुर सडोरा। हाँ, जगाधरी बिलासपुर सडोरा रायपुर रानी मौली सड़क का 4 लेन का कार्य का शिलान्यास है सर। कालावाली रूड़ी सड़क को चौड़ा व सुदृढ़ करने के कार्य का शिलान्यास है। अगला है सर निरीक्षण गृह एवं सुरक्षा। बोलो। दक्षिण बाईपास सड़क मार्ग पर नवनिर्मित 2 लेन उप परिमार्गीय सेतु है सर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का प्रथम 33 kV गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन जाटोकला करनाल में। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला के खेल परिसर भवन का उद्घाटन। IT
ITI सर फरीदाबाद का नवनिर्मित भवन है। धन्यवाद सर। सर अब मैं हमारे जिला स्तर पर सभी जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं उनसे अनुरोध करूंगा, जो परियोजनाएं जिला स्तर पर जिनका की जनता को लोकार्पण होना है वो उसके लिए आगे आएं और जनता को समर्पित करें। सर है क्या ऑनलाइन? नहीं 5 है 6 16 जिले हैं ये, 6 जिले हैं 17 है ये 5 है। चलिए अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। आज के इस ऑनलाइन जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, हरियाणा के विकास में इस प्रकार के कार्यक्रमों को हमेशा याद रखा जाएगा जब एक ही समय में सैकड़ों की संख्या में हज़ारों करोड़ रुपए के और प्रोजेक्ट्स, उनका शिलान्यास अथवा उद्घाटन ये सब किए जाते हैं। आज 17 जिलों में जो हमारे सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, सांसद एवं विधायकगण अलग अलग जगह पर उपस्थित हैं। फरीदाबाद में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर, हमारे शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, यमुनानगर में हमारे स्पीकर साहब, पंचकूला में ज्ञानचंद जी, श्री मूलचंद जी शर्मा पलवल में है, जीपी दलाल जी ये हमारे भिवानी में, और इसी प्रकार रणवीर गंगवा जी
अनूप धानक जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, उपस्थित सभी हमारे राज्य मंत्रीगण, विभिन्न जिलों में विभिन्न अपने जितने भी नेता हैं, सांसदगण एवं विधायकगण, सब जिलों में और यहाँ इस परिसर में, हरियाणा निवास के परिसर में उपस्थित अधिकारीगण, उपस्थित सभी सज्जनवृंद, पत्रकार व छायाकार मित्रों, हरियाणा प्रदेश में पिछले लगातार 7 वर्ष हो गए हैं, लगभग ये 7वां वर्ष चल रहा है। हम लोग निरंतर विकास के कामों में एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और हमारे विकास का जो मूल थीम है कि विकास, समग्र विकास, सभी विभागों का विकास, उसमें जितने प्रोजेक्ट हैं अलग अलग विभागों के, किसी विभाग को हमने आवश्यकता अनुसार कुछ प्राथमिकता तो दी होगी, लेकिन पीछे किसी को नहीं छोड़ा है। और ऐसे ही कोई भी जिला हो, कोई भी क्षेत्र हो, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भूमिका को लेकर के और हम लोग लगातार ये काम करते रहे हैं। अभी कुछ स्थानों पर विशेष प्राथमिकता देना कई बार समय की आवश्यकता भी होती है, लोगों की मांग भी होती है। हम ये भी जानते हैं कि हरियाणा में अगर विकास के नाते से कोई प्रथम जिला ऐसा माना जाता है तो वो गुरुग्राम माना जाता है। औद्योगिक नगरी इस नाते से फरीदाबाद माना जाता है। बाकी भी जिला केंद्रों पर जो हमारे कॉरपोरेशन के एरियाज़ हैं उनमें भी समय समय पर कई योजनाएं लागू की जाती हैं। स्मार्ट सिटीज़ नाते से फरीदाबाद, करनाल, इन 2 जिलों को, 2 शहरों को स्मार्ट सिटीज़ नाते से आगे किया गया। हमारे जो फोकस के जितने भी काम हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हमने कोई भी कार्यक्रम करने में पीछे उसको नहीं छोड़ा है। समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से, जैसा मैंने क्षेत्रों में प्राथमिकता बताई, तो हमने कभी शिक्षा विभाग पर ध्यान दिया, तो अभी जैसे कोरोना की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसमें हम लोगों को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी तो वो हम दे रहे हैं। हमने कभी किसान की आय बढ़े, उसकी आय दुगनी कैसे करें, कृषि विभाग के ऊपर अपना पूरा फोकस किया। कभी लोगों की गरीबी को ध्यान में रखते उनकी गरीबी कैसे दूर हो, एक एक परिवार को कैसे समृद्ध किया जाए, इसके ऊपर फोकस किया। पारदर्शी नौकरियां मिलें, इसके लिए हमने काम किए। तो चाहे विकास के काम हो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन के काम हो, एक भरपूर जितना भी क्षमता है, जितनी हमारे पास, यानी हमारे अधिकारियों की, हमारे बाकी सारे सिस्टम की जितनी योग्यता, उसका पूरा उपयोग करते हुए, अपने साधनों का पूरा उपयोग करते हुए हम लगातार इन 7 वर्षों में अपना काम कर रहे हैं। और बहुत से क्षेत्रों में तो मुझे गर्व है इस बात को बताते हुए आपको कि हम देश के अन्य प्रांतों के लिए भी एक उदाहरण हमने प्रस्तुत किया है। बहुत सी चीज़ें वो भी हमारी जो है वो यानी उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने पिछले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक योजना बनाई कि लाल डोरा समाप्त किया जाए और लोगों की जो यानी उनकी संपत्ति है उसको उनका मालिक बनाया जाए, और उस संपत्ति का मालिक बनाया। और ये योजना ऐसी प्रचलित हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इसको देश के बाकी प्रांतों में भी स्वामित्व नाम से लागू किया। वही योजना अब हमने शहरों में भी लागू की है। कैसे जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो लोगों ने लीज के ऊपर 20 साल से पहले से भी ली हुई है, अर्थात सन 2000 से पहले से जिनके पास लीज है। देश की आज़ादी के बाद बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज ऐसी लीज पर दी गई जिसको 50 साल, 60 साल, 70 साल पुराने हो गए हैं। उनकी भी अपेक्षा थी कि हम इन ज़मीनों के मालिक बने। हमने पॉलिसी बना करके उनको भी स्वामित्व का अधिकार ये दिया है ताकि वो अपनी जो उचित राशि है उसको पे करके उसके स्वामित्व की उनको अधिकार मिल जाए। तो ऐसे बहुत हमने काम किए हैं। और जहाँ तक प्रदेश सरकार का विषय तो हम कर ही रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार वो भी किसी बात में पीछे नहीं रह रही है। देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाए, उसके लिए सदैव कुछ ना कुछ नई योजनाएं बनाते रहे हैं। किसानों के लिए तो बहुत ही योजनाएं बनाई, और जैसे किसानों की आय डबल करनी है उसमें
जैसे अभी कल का ही उदाहरण लेते हैं तो एमएसपी की वृद्धि पिछले 3 साल से लगातार एक वृद्धि का पैमाना रखा है कि जो फसल की यानी उसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट के ऊपर 50% का प्रॉफिट देना, इसको सुनिश्चित किया गया है। तो मैं आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और किसानों को बधाई भी देता हूं कि हमारी कल 16 फसलों की जो खरीफ की फसलें हैं उनकी जो एमएसपी है उसको बढ़ाया गया है। उसमें चाहे धान है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मक्का है, अरहर है, मूंग है, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, रामतिल, कपास, ये सब फसलों पर किसी का 5% तो किसी का 6%, किसी का 4%, इन सब फसलों के ऊपर और जो है उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी विकास के काम जब हम शुरू करते हैं तो पिछले साल से पहले कभी कभी ऐसा लगता था कि विकास के काम कुछ चल रहे हैं तो साल अंत तक बजट की कुछ ऐसे व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि कई बार काम अधूरे रह जाते थे और कभी कभी उस बजट में से पैसा बचता था तो 31 मार्च को वो लैप्स भी होता था, काम पूरा नहीं हुआ तो लैप्स हो गया, अगले वर्ष में फिर व्यवस्था करनी पड़ती थी। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी पिछले बार मैं उनको बधाई देता हूं कि इस साल के बजट में उन्होंने एक नई व्यवस्था बना करके दी, जो उस समय घोषणा भी हमने की थी कि मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क रिजर्व फंड ये बनाया, जिसमें 800 करोड़ रुपए से ऊपर इसको रिजर्व रखा ताकि कोई भी विकास के चलते हुए काम में यदि उसका खर्च ज़्यादा होता है तो उसमें से निकाल लिया जाए, अगर कहीं बचता है तो वो उसमें डाला जाए, और 31 मार्च के बाद भी यदि काम पूरा नहीं हुआ, पैसा उसका बचा है तो उसमें डाल करके अगले वर्ष उसका उपयोग किया जाए। तो ऐसा रिजर्व फंड बनने से काम की गति वो नहीं रुकेगी और काम की जो लगातार चलने वाला ये काम चलता रहेगा। आज का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं इसमें जैसे बताया गया स्लाइड्स के अंदर कि 98 प्रोजेक्ट्स शिलान्यास के और उद्घाटन के जो 1170 करोड़ रुपए के लागत के पूरे प्रदेश में आज बनाए गए हैं। 17 जिलों में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं। 4 जिलों में किन्हीं कारणों से या तो प्रोजेक्ट वहाँ के कम थे अथवा कार्यक्रम नहीं हो पाए, और जो प्रोजेक्ट होंगे उनको ही बाद में लिया जाएगा। और अभी ये कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 2 वर्षों में 19-20 और 20-21 उसमें भी हमने 3 कार्यक्रम ऐसे किए थे, बड़े कार्यक्रम ऑनलाइन, और जिसके अंदर 680 प्रोजेक्ट्स का 7,300 करोड़ की लागत के ये कार्यक्रम हमने किए थे। संयोग ऐसा है कि ये वर्ष और इससे पिछला वर्ष, चाहे वो 20-21 रहा हो चाहे 19-20 रहा हो, ये कोरोना का एक जो समय था इसके कारण से भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से सब हमें करना पड़ा। कोरोना का एक अभिशाप के रूप में कोरोना आया, इसकी पीड़ाएं सबको महसूस हो रही हैं, लेकिन इस कोरोना ने कुछ नई बातें जिनको जन्म दिया है, उसमें एक चीज़ दूर बैठे हुए भी हम अपने काम को किस प्रकार से ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं, एक ये अवसर के रूप में भी हमने इसको उपयोग किया है। चाहे उसमें शिक्षा की बात हो, चाहे उसमें हमारे आपस में विचार विमर्श की बैठकों की, सभाओं की, जो भी विषय है उसको हमने ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसको किया है। तो ये हमारे उद्घाटन के कार्यक्रम भी इसी प्रकार से किए हैं हमने, और कई विषय जिनका हमने पिछले वर्षों में फोकस जिन पर किया है, एक एक करके मैं अगर उल्लेख करता हूं तो सिंचाई, पानी, ये भी हमने फोकस के रूप में लेकर के आए। हमने द्विवर्षीय जल योजना एक बनाई ताकि आने वाले ये 2 वर्ष पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए, अंग है। पानी और हवा, पानी और ऑक्सीजन, ये 2 ऐसे अवयव हैं जो तुरंत हमको साथ साथ जीवन को चलाने के लिए चाहिए। खाने के लिए 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे कम खाया तो शरीर अपने आप उस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन हवा, ऑक्सीजन, इसकी ड्यूरेशन बहुत कम है कि हमको रिपीट नहीं चाहिए। पानी, इसका ड्यूरेशन भी बहुत कम है कि शरीर हमारा उतना ज़्यादा नहीं इसको रख सकता। तो पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वहीं ये वनस्पति के लिए भी आवश्यक है, वहीं हमारी जलवायु के लिए भी आवश्यक है। तो जैसे पानी घट रहा है, उस घटते पानी को देख करके चिंता हुई, तो पिछले वर्ष हमने योजना एक बनाई कि फसलों में खास करके धान की पैदावार कम की जाए, और मेरा पानी मेरी विरासत। हम विरासत में अपनी पीढ़ी को बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं, मकान दे के जाने वाले हैं, गाड़ियाँ दे के जाने वाले हैं, पैसा दे के जाने वाले हैं, फिक्स डिपॉजिट दे के जाने वाले हैं, जमीन भी दे के जाने वाले हैं। लेकिन जमीन के साथ अगर पानी नहीं दिया तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं।
तो इसलिए मेरा पानी मेरी विरासत जैसी हमने योजनाएं चलाई, और उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई यही उसका एक बेहतर, जिसको कहना चाहिए, एक विकल्प कि हमारी सिंचाई में ज़्यादा पानी न लगे, तो सूक्ष्म सिंचाई की बड़ी योजनाएं इस बार हमने 2,68,625 हेक्टेयर की अगले 3 साल के अंदर 3700 करोड़ रुपए लगा करके 4 बड़ी परियोजनाएं सिंचाई विभाग ने शुरू करने का एक संकल्प लिया है। और इसमें हमारा जो पावर डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट भी इसमें सहयोग करेगा। एक विषय बहुत हमारे विपक्ष के लोग जोरों से उठा रहे हैं कि पावर के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन ये देने बंद कर दिए हैं। हमने कोई कनेक्शन बंद नहीं किया है। हाँ, एक शर्त लगाई है कि पावर का कनेक्शन वहीं देंगे जो पानी बचत करने के लिए हमारा सहयोग करेगा। और वो कैसे करेगा कि हम या तो छोटी हार्स पावर 15 हार्स पावर से नीचे के कनेक्शन वो खुले रूप से देंगे। इससे ऊपर पानी जहां बहुत ऊपर है, अर्थात 20 या 25 मीटर से ऊपर अगर रहेगा तो वो हम खुला कनेक्शन देंगे। अगर 25 कितना मीटर रखा, 30 मीटर अर्थात 100 फुट, इससे नीचे अगर पानी है कहीं और मोटर 15 हार्स पावर से ज़्यादा चाहिए, तो एक ही कंडीशन है, वो है माइक्रो इरिगेशन। यदि माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगते हैं, खुली सिंचाई नहीं करते हैं, तो वहाँ के लिए कहीं के लिए भी और बिजली के ट्यूबवेल का कनेक्शन ये बंद नहीं है। इसलिए मित्रों, बिजली हमारे पास पर्याप्त है, कोई कम नहीं है, लेकिन पानी बचाने का मुद्दा उससे भी बड़ा है। पानी बचाने के लिए सहयोग हमारे किसान करें, और सूक्ष्म सिंचाई की जो योजनाएं हैं वो भी सारा पैसा को किसान को नहीं खर्च करना है। 85% कम नहीं होती राशि, 85% राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। केवल 15% पैसा ये किसान को खर्च करना है, और इसमें अगर करते हैं तो हम पानी और ये बिजली के कनेक्शन ट्यूबवेल्स के ये देने के लिए तैयार हैं। रास्ते जहाँ तक विषय है, हमने 19-20 में घोषणा की थी कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले सब रास्तों को पक्का किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड से हमने व्यवस्था की है लोन की। 490 करोड़ रुपए में 1225 किलोमीटर ऐसे 475 रास्ते ये भी पक्के करने की योजना हमने बना ली है, और एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का ये हमने प्रावधान इसमें किया है। हमारे यहाँ सड़कों का जाल, कोई प्रदेश हो सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल हरियाणा में है। हमारे संयोग से समतल भूमि है, संयोग से आबादी भी बहुत गांव नज़दीक नज़दीक हैं, और ज़मीन ज़रूर हमको कठिनाई होती है प्रोक्योर करने में और उसको महंगी मिलती है, लेकिन फिर भी लोग सहयोग करते हैं। जाल, सड़कों का जाल, चाहे नेशनल हाईवेज़ हैं, चाहे स्टेट हाईवेज़ हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, और चाहे मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा बनाई जाने वाली सड़कें हैं, इन सब सड़कों का जाल फैला है। फिर भी इसको और हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 17 राष्ट्रीय राजमार्ग 1070 किलोमीटर के और ये अभी घोषित नए किए गए हैं, और इनमें से 669 किलोमीटर लंबे 11 राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय काम चल रहा है। बाकी भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। आज भी रायपुरानी से भूरेवाला, इसकी वाइडनिंग के लिए 50 करोड़ का प्रोजेक्ट, इसका हमने शिलान्यास किया है। कालावाली से रोड़ी तक 40 करोड़ की सड़क, इसका भी शिलान्यास हुआ है। और ऐसी रेलवे परियोजनाएं ये भी बहुत सी चल रही हैं। जहाँ भी कहीं को डिमांड आती है, हम उस विषय को आगे बढ़ाते हैं। पहले केवल रेलवे विभाग के ऊपर ये निर्भर था, लेकिन अब हमने रेलवे विभाग से हरियाणा सरकार का एक साझेदारी हमने कर ली है, एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है, और उसमें से 50-50 की इन्वेस्टमेंट में ये प्रोजेक्ट सारे एक प्रकार से बनाए जाते हैं। उसमें हमें कहीं कठिनाई नहीं आती है। आज भी हिसार सदलपुर रेलवे लाइन का आरओबी, जिस पर 18.5 करोड़ रुपये खर्च है, इसका भी एक शिलान्यास जो है वो किया गया है। ऐसे ही हमारी जो मंडी व्यवस्था है, जो किसानों के लिए एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए बिक्री के लिए, मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता, इसको भी लगातार हम आगे बढ़ा रहे हैं। गन्नौर की हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो मंडी है, 7000 करोड़ रुपए लगा करके ये योजना थोड़ा डिले ज़रूर हुई है, लेकिन अब ये फाइनल लेवल पर आई है। इसका जो बहुत जल्दी इसके टेंडर हो जाएंगे, और टेंडर होते ही इस पर काम शुरू होगा। अगले 2 वर्ष के अंदर इसका कोई ना कोई एक बढ़िया स्वरूप निकल करके आएगा। ऐसे ही पंचकुला जिले में सेब मंडी, इसका भी निर्माण जो है वो योजना उसकी बन गई है। उसके भी बहुत जल्दी उसका निवेश जो किया जाएगा, और उसका ऑक्शन करके लोगों को उसकी सुविधा दी जाएगी। जहाँ तक शिक्षा और मेडिकल शिक्षा, ये भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं।
जैसे हमने घोषणा की हुई है कि हर कॉलेज में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज अवश्य होगा। अब प्राइवेट और सरकारी कॉलेज मिला करके तो कोई 1-2 जिले ही बचे हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट को निकालें तो सरकारी कॉलेज भी हमारे शायद 11 से ऊपर हो गए हैं। 6 जो आगे घोषित हो गए हैं, 9 हो गए हैं। तो ऐसे कुल मिला करके बाकी स्थानों पर भी हम जहां नहीं बने हैं वहां और सरकारी कॉलेजेस बनाने की हमारी योजना है। और जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं का विषय है, हमारे जिला हेडक्वार्टर पर 200 बेड का अस्पताल सब जगह हो, ये हमने घोषणा की है। और साथ में अब CHCs उनको मजबूत किया जाए। कोरोना के बाद आफ्टर कोविड ऐसी एक योजना हमने बनाई है कि कोई भी CHC, इसमें भी ऑक्सीजन बेड होने चाहिए, इसमें भी डॉक्टर्स की संख्या पूरी होनी चाहिए, ताकि कहीं स्थानीय लोकल लेवल पर किसी को आवश्यकता होती है इलाज की तो उसको पूरा इलाज मिले। CHC के साथ PHC, डिस्पेंसरीज, इनको भी हम मजबूत करेंगे और हमारी जो मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको हम आगे और बढ़ाएंगे। आज कलायत के अंदर हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल है, उसका आज इनाग्रेशन किया है। ऐसे ही सेक्टर 6 पंचकुला का जो हॉस्पिटल है, वहाँ एक सर्विस ब्लॉक, उसका फाउंडेशन स्टोन ये भी आज किया गया है। तो इसमें कुछ योजनाएं आज हमने बनाई हैं। शिक्षा के नाते चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये भी हमारी पर्याप्त मात्रा में। टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेज, ITIs भी पर्याप्त हैं। आज 2 ITIs, एक का शिलान्यास किया है, का उद्घाटन किया है, पेगा में उद्घाटन किया है, और फरीदाबाद की एक ITI इसका उद्घाटन किया है, और पेगा का उसका शिलान्यास ये किया गया है। खानपुर महिला कॉलेज के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका भी आज उद्घाटन किया गया है। स्पोर्ट्स में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे हमारे ब्लॉक लेवल के स्टेडियम हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टेडियम हो, नेशनल लेवल के स्टेडियम हो, इन सब पर हम ध्यान कर रहे हैं। और इस बार तो पंचकुला और इसके आसपास हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम बढ़ाएंगे। इसलिए भी बढ़ाएंगे कि 2021 का खेलो इंडिया कार्यक्रम, इस बार इसका आयोजन ये हमको ही मिला है और हम उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। तो पंचकुला उसका केंद्र होगा। पंचकुला और आसपास के सब जिले और यहाँ तक चंडीगढ़, उसका भी हम उपयोग करेंगे। तो इसका लाभ लेने के लिए ये हम सब करेंगे। जहाँ तक विद्यार्थियों की सुविधा, हमने विद्यार्थियों को ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी है। हर 20 किलोमीटर के बाद कॉलेज लड़कियों के ये खुलें, ताकि 10 किलोमीटर से ज़्यादा किसी हमारी बहन बेटी को यात्रा न करनी पड़े। और विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ उनको काम करने के लिए अर्न व्हाइल यू लर्न, ऐसी स्कीमें भी हमने चलाई हैं। और इसमें खास करके जो कृषि विभाग ने अभी सॉइल हेल्थ कार्ड की जो योजना बनाई है, सब साइंस के सीनियर सेकेंडरी स्कूल और साइंस के जो कॉलेजेस की जहाँ क्लासेज हैं, वहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने की योजना ये बन गई है, ताकि विद्यार्थी वो सैंपल इकट्ठा करके भी लाएगा, टेस्टिंग भी करेगा, ताकि उसको उसका लाभ हो सके। विद्यार्थियों को अगर विदेश जाने की भी इच्छा रहती है तो उनको हर एक को डिग्री प्राप्त करते ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की योजना ये भी हमने दी है। और ये इस बार 6800 विद्यार्थियों के इस वर्ष पासपोर्ट बना करके दिए भी हैं। तो निःशुल्क पासपोर्ट बनाने की योजना एक प्रकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ताकि लोगों को देश के बाहर विदेश में जा करके भी अपने सारे आगे के जीवन के स्कोप वो सब उसको दिखते हैं। तो इसलिए उसमें भी वो जा करके करेंगे। भ्रष्टाचार को दूर करने की भी हमारी बहुत सी स्कीमें हमने चलाई हैं। पारदर्शी, चाहे वो तहसीलों का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑपरेशन सिद्धि की बात हो, और चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो अनाप शराब मशरूम ग्रोथ हो रही थी, उसको रोकने के लिए भी। और हमने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको बदल करके, और जहाँ कहीं एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर यानी अनवांटेड ग्रोथ ऐसी जैसी हो रही थी, उसको रोकने के लिए भी हमने प्रावधान किए हैं। और उसमें भी लोगों को बहुत राहत मिल रही है, ताकि वहाँ जो कॉलोनीज़ हैं अनऑथराइज्ड, उनको रोका जा सके, और जो पुरानी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं उनको रेगुलर करने की भी हमने योजना बनाई है। अगले कुछ समय में लगभग ये 1200-1300 कॉलोनीज़ हैं, इनको भी हम रेगुलर करके और उनमें विकास के काम करवा सकें, ताकि वो भी विकास का पूरा लाभ उठा सकें। शिक्षा में सुपर 100 कार्यक्रम हमने चलाया। जो गरीब विद्यार्थी हैं वो जा कर के किसी अच्छे सेंटर में, क्योंकि कोचिंग बड़ी महंगी आजकल हो गई है, तो उनको अच्छे सेंटर्स में शिक्षा करा करके उनको
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अवसर मिले। तो हमारे इस बार सुपर 100 कार्यक्रम के जो 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके अंदर 83 युवाओं को गत वर्ष IIT और मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश मिला है। उत्साहित होकर के हमने भी उन 2 स्थानों को 2 की बजाय 4 सेंटर हमारे चलें ताकि ये संख्या हमारी आगे बढ़े। बहुत से ऐसे विवाद ये भी बने रहते थे, तो उन विवादों में कहीं आर्थिक लेन देन का काम, कहीं लिटिगेशंस, बहुत से डिपार्टमेंट, चाहे वो HSVP हो, HSIDC हो, माइंस हो, कितने ही डिपार्टमेंट हैं जहां हमने इन चीज़ों को लागू किया। एक कार्यक्रम रखा विवादों का समाधान, जितने विवाद हैं उनके समाधान करने के लिए विशेष योजनाएं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, कई बार दूसरी बार भी हमको उसको एक्सटेंड करना पड़ा। HSVP की तो तीसरी बार अब योजना बनाई गई है और 62,000 लोगों में से अब मात्र 6,000 लोग, जिसका आप लोगों को बताया था कि आप जाकर के फील्ड में उसका कुछ काम करेंगे, तो शायद ये 6,000 भी ये एक प्रकार से इनका काम भी यानी विवाद का जो समाधान है हो पाएगा। तो हम लोगों ने उस काम को किया होगा, इससे लोगों को बहुत एक राहत मिल रही है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम ये भी बहुत किए हैं। उस व्यवस्था परिवर्तन में जैसे किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जैसे किसान मित्र योजना, जैसा परिवारों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए परिवार पहचान पत्र मेरा परिवार मेरी पहचान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, नौकरी के लिए एकल पंजीकरण, ऐसे कितने ही विषय हैं जिसमें ईज ऑफ लिविंग, इस नाते से हम अपने इस सिस्टम को भी ठीक कर रहे हैं ताकि लोगों को शासनिक और प्रशासनिक कामों में किसी प्रकार का सेवाओं को लेने का जो कठिनाई उनको आती है, जो दुविधा रहती है, वो दुविधा समाप्त हो और वो लोग आगे बढ़ सकें। अभी कोविड के कारण से बहुत से हमारे परिवार अपने प्रियजनों को खो गए। बहुत ऐसे जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी शिक्षा, इसकी भी चिंता हमने की। इनका जो एक मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो शुरू की गई है, 18 वर्ष तक की आयु की कई योजनाएं प्रदेश सरकार ने बनाई और मुझे खुशी है बताते हुए कि 18 से 23 वर्ष के ऐसे जितने भी अनाथ जो हैं वो 18 वर्ष की आयु में जैसे पहुंचेंगे, तो केंद्र सरकार ने PM केयर फंड्स के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रुपया ऐसे हर बालक जो 18 वर्ष का होगा उसके खाते में वो जमा कराएंगे। 5 वर्ष तक उसका इंटरेस्ट उसको मिलेगा और 23 वर्ष का होने के बाद वो पूरे 10 लाख रुपए आगे उसको सेटलमेंट के लिए, अपने व्यवसाय आदि के लिए उसको मिलेंगे ताकि वो अपने जीवन को ठीक से चालू कर सके। तो ऐसे संस्थागत अथवा गैर संस्थागत ऐसे सब परिवारों को, और जो मरीज थे उनको भी हमने, जो घर में होम आइसोलेशन के साथ साथ उसने अपनी दवा दारू भी की है, उसने अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया है, कुछ खर्च किया होगा। 5,000 रुपया प्रति ऐसे मरीज को हमने दिया है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए थे। उनका गरीब परिवारों में से जो लोग गए थे उनका इलाज ये भी हमने मुफ्त किया है। जो लोग हमें छोड़कर चले गए ऐसे गरीब परिवारों की भी 2 लाख रुपए की व्यवस्था वो सरकार ने की है। और ऐसे जितने भी सोशल जस्टिस के काम हैं, उन सोशल जस्टिस के कामों को करते हुए हम ये चाहते हैं कि जो असमानता है, ये असमानता, ये दूरियां कैसे कम हों, इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, इसके लिए मुझे आपको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि अभी नीति आयोग ने हरियाणा को, जैसे ये फास्ट ग्रोइंग क्या फास्ट मूवर्स जो स्टेट्स हैं, उसमें हरियाणा बड़े प्रांतों में नंबर 1 पर आया है। हमारे से आगे केवल एक छोटे प्रांत के नाते से मिजोरम हमारे से आगे है, जो 12 अंक लेकर के आगे बढ़ा है। हम 10 अंक लेके आगे बढ़े हैं और उसमें कुछ पैरामीटर, 16 पैरामीटर्स हैं, कुछ पैरामीटर्स में हमारी वृद्धि बहुत अच्छी है। तो जो रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये पैरामीटर ऐसा है जिसके अंदर हमको बड़ा स्थान मिला है, इसमें भी हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिले हैं। तो ऐसे 16 में से 8 क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम काफ़ी आगे बढ़े हैं, 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम थोड़ा पीछे हटे हैं, 1 या 2 क्षेत्र ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ लागू नहीं होते। तो मैं ये भी चाहूँगा कि हम सब मिल करके जिन क्षेत्रों में हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, जहाँ बहुत जितने अपेक्षा उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं, उन क्षेत्रों में भी काम करके, और हमारा जो 12 अंक हम फर्स्ट से पीछे हैं, फर्स्ट इज केरला हैविंग 75 रैंक्स, हम 67 रैंक पर हैं। तो ये 12 नहीं 8 ही रह गए। 8 अंकों की जो कमी है इसको पूरा करते हुए अगले वर्ष हम केरला को
पकड़ें, केरला को टच करें, आगे निकले तो बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का जो प्रगति का पैमाना है, चाहे विकास का काम है, चाहे गुणवत्ता है, चाहे लोगों को सुख सुविधा है, हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ें और हम हरियाणा को अपने एक नए हरियाणा के रूप में एक ऊंचा स्थान दिलाएं। यही हम सब मिलकर, चाहे हमारी सरकार, चाहे हमारे अधिकारीगण और चाहे जनता का सहयोग, सबका सहयोग चाहिए और सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा, ऐसी मान्यता। इस बात को कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। निस्संदेह आज का ये विशिष्ट कार्यक्रम सरकार के इस कृत संकल्प को दोहराता है कि चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, विकास का पहिया कभी भी नहीं रुकेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, सभी जिलों में मौजूद माननीय मंत्री महोदय का, माननीय सांसदगण, माननीय विधायक गणों, सभी अधिकारी गणों का इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए सादर धन्यवाद करता हूं। भाषण के अंदर तो चाय नहीं पिलाई, अब तो पिला दो। चाय पिलवा दो। तो इसको ऑफ कर दो भाई।